दोस्तों, जैसा कि शुरुआत होता है एक कहानी से। और आज की कहानी अपने खुद की मेहनत और खुद की लगन पर सफलता लगन से कर्म किए हुए सफलता पर आधारित है। तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक खेत फसल जहां लगी थी एक खेत में उस खेत में फसल के बीच में ही एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। और उस घोंसले में उसने दो अंडे दिए। आ रही है आवाज? यस सर। ओके। तो उस फसल वाली खेत के बीच में चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और घोंसले में उसने दो अंडे दिए। समय रहते ही अंडों से चूजे निकले। और चूजे अभी बहुत छोटे थे, निकले ही थे, तो अभी उन्होंने उड़ना नहीं सीखा था। उसी दौरान रोज चिड़िया उनको, उनकी माँ मतलब बच्चों की माँ जो है, दोनों अंडों से जो चूजे निकले थे उनकी माँ रोज उनके मुंह पर लाके खाना डालती थी। मतलब कीड़े वगैरह मकोड़े वगैरह चुन के या भोजन लाके उनके मुंह पर डालती रहती थी। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन जब वो खाना लेने गई हुई थी, तो उस खेत के मालिक और उसका बेटा उस खेत में आए और खेत के पास आकर बात कर रहे थे। तब वो चूजों की माँ जो है, चिड़िया जो है, वो घोंसले पर नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी भोजन लेने के लिए। तो चूजों ने बात सुना कि दोनों माँ बेटे और पिता आए हुए थे और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। पिताजी अपने बेटे को बोल रहे थे कि बेटा, अब फसल पक गई है और अगर हम इसे सही समय से नहीं काटेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। मुझे लगता है फसल काटने का सही वक्त आ गया है, इसलिए हमें अपने कुछ पड़ोसियों से कहकर इस फसल को कटवा लेना चाहिए। ऐसा चर्चा करके वो चले गए। जब वो चिड़िया की माँ वहां पर आई, तब चिड़िया की माँ से उनने बताया, मतलब चूजों चूजों ने बच्चों से चूजे जो है अपनी माँ से बताया कि यहाँ पर किसान आया था और कह रहा था कि फसल काटना है माँ। और वो बहुत घबराए हुए थे कि माँ, अब हमारा क्या होगा? अगर हमारा घर, हमारा घोंसला यहाँ से टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? अभी तो हम उड़ना भी नहीं जानते। और ऐसा उन्होंने डरे हुए शब्द में अपनी माँ से ये सब बातें की। तो उसकी माँ ने सोचा और उसके बाद चूजों को जवाब दिया, अपने बच्चों को जवाब दिया कि बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, फसल अभी नहीं कटने वाली। ऐसा सुनते ही बच्चे शांत हो गए। कुछ दिन और बीता, 2-4 दिन। और उसके बाद फिर उसके दोनों आए, मतलब किसान और उसका बेटा फिर खेत आए। और अब फसल कुछ और ज्यादा पक चुकी थी। तो उन्होंने फिर आपस में बातचीत किए कि अब हमारे कुछ रिश्तेदारों को बोल के ये फसल कटवाना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो अब फसल खराब हो जाएगा। ऐसा बोल के वो फिर चले गए। और फिर जब चिड़िया आई वापस, फिर चूजों ने फिर वो डरे शब्दों में कहा कि अब हमारा घोंसला टूट जाएगा, हम अभी उड़ना भी नहीं जानते, हम कहाँ रहेंगे माँ, हम तो बेघर हो जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने कहा। और उसके बाद जैसे ही चिड़िया ने सुना, तो चिड़िया ने फिर उन्हें जवाब दिया, बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, फसल अभी नहीं कटने वाली। 2 दिन बाद फिर अगले दिन फिर आए। और फिर आने के बाद जब ये बातचीत कर रहे थे, फसल और पक चुकी थी और बस कुछ कुछ फसल गिरने भी लगी थी, तब किसान ने कहा अपने बेटे से कि बेटा, अब तो फसल हम ही को काटना पड़ेगा। अगर अब फसल हम लोगों ने खुद भिड़ के नहीं काटा तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। जब उस दिन शाम को चिड़िया वापस आई और चूजों ने ये सब बात बताई कि ऐसा ऐसा उन लोगों ने आपस में बातचीत की है, तो अब चिड़िया ने कहा, बेटा, अब तुम लोग उड़ना भी सीख गए हो और अब निश्चित रूप से फसल कटने वाली है। इसलिए अब हमारे यहाँ से दूसरे जगह घोंसला बनाने का वक्त आ चुका है और अब हमें यहाँ से उड़ान भरकर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना चाहिए।
क्योंकि अब फसल निश्चित ही कट जाएगी। और अगले दिन जब वो किसान और उसके बेटे उस फसल को काटने आए, उस समय तक चिड़िया और उसके बच्चे वहां से उड़कर जा चुके थे। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताने की कोशिश, बताया सिखाया ही जा रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, जब तक हम अपना काम स्वयं करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो जाते, तब तक हमारी सफलता हमसे कोसों दूर होती है, बहुत दूर होती है। और जिस दिन हमने ये ठान लिया कि हमें ये काम करना है, ये समझ लीजिए कि उसी दिन हमारा हमारा सक्सेस की शुरुआत हो जाती है, हमारा सक्सेस हमारे करीब आने लगती है। तो अगर हम ये सोच रखे हैं कि हमारे भरोसे हमारा कोई सीनियर काम कर देगा, या हमारा कोई डाउनलाइन हमारे लिए काम कर देगा और हम सक्सेस हो जाएंगे, सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज या कोई भी लेवल में हम पहुंच जाएंगे, तो ये हमारी भूल होगी दोस्तों। हमारा काम हम केवल खुद ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी हमारा काम नहीं करेगा। जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। ये बात है कि बाय सपोर्ट, बाहरी मदद हमें मिल सकती है सीनियर से, डाउनलाइन से, परंतु एक आदमी जब तक खुद नहीं ठानेगा तब तक वह किसी भी लेवल को अचीव नहीं कर सकता। तो थैंक यू आप सभी ने। उम्मीद है कि स्टोरी से कुछ सीखने मिला होगा कि हम जरूर अपना काम खुद स्वयं करने की जिम्मेदारी लेंगे। और आज के हमारे स्पीकर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे की अपनी स्टोरी जर्नी शेयर करने के लिए। और इसके लिए जैसा कि आज हमारे सामने नाम, जिन स्पीकर्स का नाम है उनमें है मनीष कुमार सोनी, मुसर्रत अंसारी। यहाँ पर मैं इन दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ। कौन है लाइन पे? मुसर्रत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप की जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है। आ रही है आवाज? आ रही है। आज आपको अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर खुदा आपको आशीष बख्शे ताकि आप अपनी अब तक की यात्रा को बहुत अच्छे से बता पाए, ताकि आपके टीम के और बाकी सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख पाए। तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज सर ने कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तो सर थैंक यू सो मच सर। नाम लिखती हूँ मुसर्रत अंसारी और बेसिकली जबलपुर से ही बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर फैमिली की, तो हमारी फैमिली में टोटल 32 मेंबर्स हैं, जबकि हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है। दोस्तों, हमारे यहाँ पापा लोग 4 भाई हैं, जिनमें हमारे पापा सबसे छोटे हैं। तो यहाँ पर जर्नी शेयर करने में यहाँ पर सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर पापा सबसे छोटे थे हमारे, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मतलब हमारा डिसीजन बड़े पापा के ऊपर लेकर यहाँ पर चलता था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पूरी जॉइंट फैमिली में कभी भी अगर हमें कुछ भी डिसीजन लेना रहता था तो पापा तो कहीं ना कहीं बात में रहते, लेकिन सबसे पहले हमारे बड़े पापा से हमारा डिसीजन रहता था। और दोस्तों, यहाँ पर अगर पर्सनल अपनी फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पर मम्मी पापा और हम लोग यहाँ पर 4 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे बड़े हम हैं। हमसे छोटी हमारी एक सिस्टर है जो कि होम साइंस कॉलेज से उनका 2nd ईयर चल रहा है, और उनसे छोटे हमारे एक बहन जो कि ट्विंस है, अभी उनका 10th रनिंग कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, अगर अपने एजुकेशन की बात करूँ तो हमारा एजुकेशन जबलपुर में हुआ है KG 1 से लेकर 12th तक। जबलपुर में नर्मदा नर्सरी स्कूल है हनुमान ताल में, वहां से मेरा पूरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है। 11th 12th मैंने मेडिकल साइंस से कंप्लीट किया हुआ था। दोस्तों, एक चीज बताने का प्रयास करूंगी कि आज अगर मेरी फैमिली में जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं या जो भी हमारी बहनें हैं, सभी का सिर्फ एक ही चीज था कि पढ़ाई लिखाई करके सभी लोगों ने यहाँ पर सिलाई का काम किया या कहीं ना कहीं टीचिंग का काम किया। लेकिन मेरी शुरू से ही सोच थी कि सिलाई तो हमें करना ही नहीं था, क्योंकि हम अम्मी से पहले ही बता चुके थे कि अम्मी
कहीं ना कहीं मेरे को बाहर निकल के काम करना है, सिलाई मेरे को करनी। तो ये चीज हमने अम्मी को पहले ही बता दी। तो अम्मी के मन में ये था कि ये लड़की सिलाई तो करेगी ही नहीं, कहीं ना कहीं इसको बाहर जाके कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं मेरा एजुकेशन, और एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोग को कि हमारी जितनी भी बहनें हैं सबका एजुकेशन कहीं ना कहीं घर के पास वाली स्कूल उर्दू मीडियम से हुआ, लेकिन मेरा एडमिशन कहाँ हुआ था, हिंदी मीडियम स्कूल में। तो वहां से मेरे को उर्दू सीखने का मौका नहीं मिला। और जब मैं वहां गई जिस स्कूल में थी, तो वहां पर एटमोसफियर और वहां के लोगों से मिलना, तो मेरी सोच वहां से ही अलग हो गई कि मेरे को कहीं ना कहीं सिलाई तो करना ही नहीं है, और ना ही मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगी। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं 12th कंप्लीट हुआ। अब 12th कंप्लीट होने के बाद सबसे मेन चीज ये था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था घर में, जो करना था वो खुद ही से डिसीजन लेना था। और कॉलेज की बात आती तो कॉलेज यहाँ पर होम साइंस कॉलेज, माता गुजरी कॉलेज काफी दूर था। और कभी भी आपको बताना चाहूंगी कि मैं घर से कभी अकेले निकली ही नहीं थी, सिर्फ स्कूल से घर और घर से स्कूल। अगर निकली भी तो सिस्टर और मम्मी के साथ घर से बाहर निकली, अकेले मेरा कभी निकलना बाहर ही नहीं हुआ था। तो जब कॉलेज की बात आई तो ये हुआ कि कॉलेज इतने दूर आप आओगे जाओगे कैसे। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है पापा, देखते हैं अभी कैसा क्या डिसाइड करने का है। तो पापा ने कहा था ठीक, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो 12th में मेरा दोस्तों एक चीज थी कि अगर मैं कोई भी काम करती थी तो उसको शिद्दत से करती थी। 10th में भी मेरा 89% आया था और 12th में मेरा 92% आया था। मैंने मेडिकल साइंस कम किया था। तो पापा ठीक है, आप देख लो, परसेंटेज आपके अच्छे आए हैं, आपको आगे कैसे क्या करना है। तो हमने कहा ठीक है पापा। तो फिर मेरा कॉलेज स्टडी हुई थी, आप लोग जानते होंगे, ग्लोबल कॉलेज मेट्रो हॉस्पिटल। वहां से मैंने अपना BMLT कोर्स कंप्लीट किया था। वहां पे मैंने एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 3 इयर्स का मेरा कोर्स था। वहां पर मैंने स्टडी अपने स्टार्ट की, क्योंकि हमारे घर से वो मुश्किल से 10 मिनट की रास्ता थी, मेरा पैदल ही अप एंड डाउन होता था आने जाने का। जिस टाइम ये BMLT हमारा चल रहा था, उसी टाइम हमारी मेरी फ्रेंड थी निधि गुप्ता। हम लोग दोनों एक ही साथ आते जाते थे। उसी टाइम हमारी मुलाकात, हम लोगों का एक कॉलेज टूर का कैंप था जहाँ पर तेंदुखेड़ा जाना था। तो उस टाइम उनकी मुलाकात पवन कुमार केवट सर, जो कि हमारे रेड क्लब लीडर है। सर स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो मैडम आप। जी। मुसर्रत जी अभी पर्ल लेवल पर हैं और बहुत जल्दी टोपाज होने वाली हैं। और इनके नेटवर्क में 2 सिस्टम चल रहे हैं ऑलरेडी, और जल्द ही टोपाज हासिल करेंगे, टोपाज से। और उसके अलावा और जर्नी में अपना शेयर करेंगे ये। मैडम कंटिन्यू कीजिए। तो सर कहने का मतलब ये है कि उस टाइम हमारी मुलाकात फिर पवन कुमार केवट सर से हुई, जो कि एज अ रेड क्लब लीडर है। उसी टाइम सर से अनजाने शख्स में मुलाकात थी, क्योंकि उस टाइम हम तेंदुखेड़ा जा रहे थे अपने कॉलेज के बूट कैंप, और सर अपने ससुराल जा रहे थे। वहां पर कोई रिलेशन था सर का तेंदुखेड़ा में। वहां पर सर से हमारी मुलाकात हुई। तो सर ने वहां पर हमारी जो फ्रेंड थी निधि गुप्ता, सर ने उनको वहां पर इनवाइट किया कि मैडम आप लोग क्या करते। तो हमने बताया सर अभी हमारा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, और क्या कहते हैं 7:30 से लेकर 12:30 तक हमारा टाइम रहता है। तो सर ने कहा कि ठीक है मैडम, आप लोग क्या करें। तो हमने कहा सर संडे के दिन तो एक ही दिन रहता है हमारा छुट्टी का, ऑलमोस्ट घर ही में रहते हैं। तो सर ने कहा था कि ठीक है संडे के दिन 8 घंटे का टाइम निकालिएगा। सर ने कहा था संडे के दिन मैडम 1 घंटे का आप टाइम निकालिएगा। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि बिना पापा के परमिशन से मैं कोई भी काम नहीं काम करती हूँ। आप हमें नंबर दीजिए, पापा से पूछ कर आपको बताऊंगी। तो सर ने वहां पर मेरे को नंबर दिया, और फिर सर ने संडे का कहा था। तो सैटरडे नाइट में मैंने सर को कॉल किया कि ठीक है सर मैं आती हूँ कल पर, वहां मैं प्लान देखूंगी, जैसा भी रहेगा फिर आप मुझे आगे का बताइएगा कि कैसा क्या करना है। दोस्तों संडे के दिन जब मैं वहाँ हॉल पर गई प्लान देखने, दोस्तों एक चीज बताने का प्रयास, इससे पहले कंपनी वर्क क्या होता है या कोई क्या प्रोडक्ट होता है कोई भी नॉलेज, कि कभी मैंने तो ये सुनी ही नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज तक अपने काम से काम रखती थी। स्कूल में भी थी तो स्कूल से घर और घर से स्कूल था, और कॉलेज भी घर से। मैं किसी चीज को पार्ट टाइम अटेंड नहीं, मैडम जब मैं मैडम वहां पर आपकी हॉल वॉइस पर गई ब्रेक हो फिर रही है।
वॉइस ब्रेक हो रही सर है हैंड थोड़ा। निकाल दूं? आप जो है ना, आप जो हेडफोन लगाए हैं उसको अपने माउथ के पास रखिए। ओके सर। बारी। हाँ अभी ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। तो जब प्लान देखने गई थी दोस्तों, तो उस समय जो प्लान चल रहा था हमारे अपकमिंग रेड कलर का डायमंड लीडर मिस्टर रजनीश कुमार गुप्ता सर का उस टाइम बात चल रहा था। तो प्लान बैठा दिया पवन सर, मुझे जाकर बात करूंगी, बस करूंगी कि जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ चल रही थी वहां पर कुछ भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है कैसे, क्योंकि मुझे वहां बुलाया गया था मेडिकल लाइन से रिलेटेड, बट वहां तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। फिर भी पूरा प्रेजेंट क्या 40 लाख 2 लोग जोड़ना, सिर्फ ये लगा था कि हाँ, मेरी कहीं ना कहीं मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम ये था कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा सा खराब थी। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास यहाँ वर्क कुछ इनकम सोर्स मिलेगा तो घर में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हूँ। इस तरह से करके मैंने वहाँ प्लान देखा। प्लान देखने के बाद वहाँ पर हमारा राउंड टेबल पावन केवल सर ने हमारा किया था। तब सर ने फॉर्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि क्या क्या है। तब सर से मैंने कहा 5 रुपीज रखा था। तब सर से हमने कहा कि सर अभी अमाउंट है तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, बाकी जानकारी अच्छी लगी, अगर फ्रेंड कर रही है तो मैं भी बढ़िया कर सकती हूँ। तब सर ने कहा था ठीक है मैडम, तो आप बता दीजिए कि आप पूरा एड्रेस लिखिए। सर फिर कहते हैं सर कि मैं 4 बजे आपके घर आता हूँ। सर को मैंने पर टोटली मना कि सर हमारे घर पर किसी भी दूसरा अलाउ नहीं है। एक काम करिएगा, आप घर तो नहीं लेकिन निधि गुप्ता जो हमारी फ्रेंड थी जिनके साथ मैं प्लान देखने गई थी, आप इनके रूम आ जाइएगा, हम लोग वहां समझ लेंगे। तो सर ने कहा ठीक है। तो दोस्तों 4 बजे का टाइम था, संडे के दिन 1:30 बजे मैं वहां से घर आई। 4 बजे हमारी जो फ्रेंड थी निधि गुप्ता, वहां पर सर जिनके वहां पर पापा जी के साथ पहुंचे, क्योंकि पापा ने तो प्लान देखा नहीं था। अब बिना पापा को प्लान देखा मैं स्टार्टअप पे पापा को कैसे कैसे मनाए और जी के घर कर गए। तो वहां पर प्रकाश सर ने वहां पर पापा को दिखाया। पापा ने भी समझा चलिए ठीक है, बड़े करके देखते हैं, स्टार्टअप करते हैं। तो सर के समझाने पर पापा ने चलिए क्या स्टार्ट करिए। दोस्तों वहां पर हम लेकिन प्रोडक्ट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अगर उस टाइम प्रोडक्ट का मालूम होता है जैसे सभी के साथ होता है तो बिल्कुल हम ज्वाइन नहीं करते। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो गया। सर ने कहा ठीक मैडम बढ़िया स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ को भी मालूम है कि जब मैं फॉर्म फिलअप करने गई दोस्तों, मेरा फेस कवर तो वहां पर खुला ही नहीं था, क्योंकि सर बहुत क्रिटिकल थी, मायूस टाइप में था पूरा फेस कवर भी। अभी तो फिर भी बहुत खुल गया है, पूरा मेरा फेस कवर बंद था उस टाइम। सबसे बिल्कुल प्लान दिखाए, ठीक है दो वहाँ पर कौन सा प्लान है मैडम, बहुत बहुत मैडम बधाई हो एक्सक्यूज मी, मुशर्रत मैडम, आपकी। आपकी वॉइस बहुत ना कट रही है, बिल्कुल कट रही है आपकी वॉइस। सर हैंड वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है आपकी। निकाल दूं? हाँ हेडफोन निकाल के एक हेलो, बार ट्राई करो आप। निकाल दी थी। जी हाँ जी निकाल। हाँ। हेलो। हेलो जी, नहीं अब आ रही वॉइस है? तो आ रही है पर थोड़ी कट रही है, आप ट्राई करो, होगा तो मैं फिर बताऊंगा कटेगा तो। ठीक सर। उसके 2 दिन बाद आफ्टर पवन सर का कॉल आता है कि मैडम आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ था अभी तक आपके गाँव में 7 से 8 लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी पैकेज में बताया हुआ था, आपको यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, मिलकर इसके बारे में बात करते हैं। फिर सर से मैं निधि जी की वही सेकंड टाइम मिली थी, मैं अकेले गई, पापा जी को लेकर नहीं गई। तब पापा सर ने मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी। तब मैंने सर को टोटली मना कर दिया था कि सर आगे मैं यहाँ पर बिजनेस नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम थी। तभी मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ से मैं अर्निंग करके फैमिली में कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर सर ने बताया था कि हम आपको 10,000 प्रोडक्ट देंगे। इसको समझने लगा, पापा को बताऊंगी तो पापा यहाँ पर टोटली काट देंगे। ये बात करके मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर भी ट्राई करूंगी। दोस्तों 1 नवंबर 2015 साइन अप हुआ था। उसके बाद हमारी 7 नवंबर 2015 को, जिसमें हमारी ये बातचीत हुई थी। उसके बाद सर से 2-3 बार कॉल आया, बट मैंने पिकअप ही नहीं किया, क्योंकि मैं सर को क्या जवाब दूँ। सर से पापा से मेरी बात नहीं, क्योंकि मालूम है कि पापा से यही
आपको वीडियो करना, आप सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करिए। सब कुछ नहीं है, मैडम फिर आपकी उसके वॉइस बाद क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है वॉइस बहुत नेटवर्क, ज्यादा। सर नेटवर्क इशू के कारण होगा। आपको जो तरीके बताए थे उससे नहीं किए? वही करी हो सर, वही करी। वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल कट रही है। सर हमने मोबाइल रख दिया ऊपर, दो मोबाइल रखे थे। आप अभी जो वो बात हाँ, कर रहे हो, आप लैपटॉप से ही कनेक्ट होके बात कर रहे हो या मोबाइल से? मोबाइल ये मोबाइल से शेयर कर रहे हो स्क्रीन? जी। अच्छा, ठीक है मैडम, क्या कर सकते हैं अभी। पर आप, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। जब वॉइस कर रही तो समझ में भी नहीं नेटवर्क आता में आओ होगा। लिख रहे हैं लोग सब। सर मैं तो पूरा नेटवर्क में हूँ, टेरिस में बैठी हुई। चलो ठीक है, जैसा भी है, अब क्या बोलेंगे। कंटिन्यू कीजिए आप। पूरा चली थी वो। हम्म। आज के पीछे मैं टेरिस पर पूरा चली जाती, लेकिन वहाँ हाँ ठीक है, देख लो आप। हाँ ठीक है सर, आप पास में दीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ। हेलो हाँ मैडम। सर, अब आ रही है क्लियर? हाँ, अभी ये बताओ, जिस मोबाइल से आप यूज कर रहे हो उसी के डाटा चल रहा है कि हॉटस्पॉट? सर हॉटस्पॉट कनेक्ट बंद कर दो आप। जिस जिस मोबाइल को यूज कर रहे हो ना, उसी की डाटा को ऑन करो आप। ठीक है, डाटा ऑन कर दो। ओके सर। हाँ, हॉटस्पॉट बंद कीजिए। जी। सर अब आ रही है? हाँ मैडम, हाँ ठीक है ठीक है, जी सर। पहले से बेहतर है। जी। हाँ, तो मैं बता रही थी, सेकंड होम मीटिंग हमारी हुई थी 4 नवंबर को, जिसमें सर ने हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो मैंने सर से यही कहा था, ठीक है सर, मैं पापा से डिस्कस करूंगी, फिर आपके बताऊंगी कि आगे का क्या कैसा डिसीजन है। लेकिन दोस्तों, मुझे मालूम था कि पापा को अगर मैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दूंगी तो पापा टोटली मना कर देंगे, और ऐसा ना हो कि कहीं मेरे को कॉलेज से भी बोल दे कि बेटा आप घर पर बैठे। तो मैंने पापा से वहाँ पर डिस्कशन किया ही था कि कैसा क्या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। तो फिर 2-3 बार सर का कॉल आया, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया कि सर को क्या रिस्पॉन्स होगा। मना करने में ऐसे बार बार हमें अच्छा भी नहीं लगता। तब कुछ ना, फिर एक बार क्या हुआ कि सर ने निधि गुप्ता जी के घर पर फिर मुझे बुलाया। बट निधि जी ने ये नहीं बताया था कि वहाँ पर सर भी आने वाले, सिर्फ उन्होंने अपने काम, कॉलेज के काम से मुझे वहाँ बुलाया था। तब सर ने कहा कि ठीक है मैडम, आप अगर बात नहीं कर पा रही हैं तो एक काम करिए, आप हमें अपने पापा जी से मिला दीजिए। तो मैंने कहा सर ठीक है, देखते हैं, पापा से बात करते हैं, अगर पापा मिलने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जरूर मिलाएंगे। तब पापा से कहा तो पापा टोटली मना करते, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है पापा, एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको जैसा लगे आप ऐसा डिसीजन ले लीजिएगा। तो और घर में तो बुला ही नहीं सकती थी, क्योंकि घर में तो ऑलरेडी एंट्री नहीं थी किसी की। तब मैंने कहा कि ठीक है, आप हमारे यहाँ शॉप है गोवलपुर में ही बैग की, तो आप पापा जी से वहाँ मिल लीजिए। तो हमारे जो दोनों रेड क्लब लीडर, मिस्टर पवन कुमार केवल सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, पापा की स्टॉप है, वहाँ पर पापा का फॉलो किया। पापा को बताया कि यहाँ पर आपके अकाउंट में इतना अमाउंट बैलेंस हो चुका है, इतने लोग आपके बेटी के अकाउंट में आ चुके हैं, तो यहाँ पर जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट का पेमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको यहाँ से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तब पापा को लगा कि हाँ बेनिफिट वाली बात है, तो पापा ने यहाँ पर कहा चलिए ठीक है देखते हैं। ये बात थी दोस्तों वेडनेसडे की, मतलब 11 नवंबर की। और उसके 2 दिन बाद फ्राइडे की ट्रेनिंग थी। तब सर ने पापा ने कहा था ठीक है फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग है, मैं अमाउंट उस दिन मुशर्रत के साथ पहुंचा दूंगा। तब दोस्तों 1 नवंबर की जब फॉर्म फिलअप किया था और 13 नवंबर फ्राइडे की ट्रेनिंग थी। तब वहां पर मैंने जो पैकेज किया 9,581, उसमें 3 सलवार सूट का पैक था, क्योंकि ऑलरेडी कोट पैंट तो उस टाइम पहनना ही नहीं था, तो दूर दूर तक उसका कोई सवाल नहीं था। तो सिर्फ मेरे काम का एक ही पैकेज लगा था सलवार सूट, जिसको लेकर मैंने वहां पर बिजनेस को स्टार्टअप किया था। अब दोस्तों प्रोडक्ट ले लिया, प्राइवेट ट्रेनिंग अटेंड कर ली, प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। अब बात आती है लिस्ट बुक की। सर ने कहा था तो मैडम अब आपको ये लिस्ट बुक दी जा रही है, इसमें आप जितने भी अपने जान पहचान के लोग हैं उनकी आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर कर लूंगी। अब फर्स्ट संडे आता है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने अपने मामा जी को, हमारे छोटे मामा जी हैं जो कि एडवोकेट हैं, उनको मैंने इनवाइट किया हुआ था। तब मामू आए संडे के दिन, वहां पर प्लान देखे, एक ही को इनवाइट किए थे और एक ही सिर्फ मामू ही बस आए थे। तो वहां पर हमने मामू को प्लान दिखाया, सब कुछ अच्छा लगा। जब राउंड द टेबल की बात आई तो मामू से कहा कि कैसा लगा मामा को प्लान, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा आप कर रही हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा वो फर्स्ट संडे ही था। अब मामू ने ही मतलब ऐसा नेगेटिव रिप्लाई दे दिया, तो वहां पर काफी डिमोटिवेट हो गई थी मैं। मतलब सबसे पहले जिससे उम्मीद रखी थी, अगर मामू ही ने ऐसे किए तो आगे मेरे साथ कौन करेगा। तब मैंने कहा ठीक है। फिर वहां पर पवन सर, प्रकाश सर से बात की, तो सर ने काफी समझाया कि ठीक है मैडम कोई बात नहीं, अपन आपकी नानी के यहाँ चलेंगे, वहां पर उनका फॉलोअप करेंगे, फिर आगे देखते हैं। फिर भी उनका फॉलोअप हुआ 1 से 2 बार, लेकिन मामू ने यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं किया। ये चीज हुआ। उसके बाद यहाँ पर काफी अपने रिश्तेदारों में मैंने यहाँ पर इनवाइट किया था। तो एक चीज था हमारे यहाँ कि जहाँ भी मैं रिश्तेदारों में इनवाइट करने जा रही थी, तो वहां पर वो लोग मुझे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, लेकिन वहां से आने के बाद एक चीज था कि वो पापा से जरूर बोलते थे कि आपकी बेटी कैसा काम कर रही है घूमने उमने का, किसी भी फ्रेंड्स के साथ घूम रही है। तो पापा को जब, ऐसे तो पापा ठीक है, लेकिन जब दूसरा कोई कुछ बोलता है आके रिश्तेदार की आपकी बेटी कैसा, तो पापा को काफी वो बात बुरी लगी। तब पापा ने कहा कि बेटा कोई जरूरत नहीं है आपको वहां जाने की, काम करने की, सिर्फ आप स्टडी पर फोकस करो। लेकिन हमने कहा कि पापा अपना एटलीस्ट जो अमाउंट लगा है प्रोडक्ट का कम से कम हम वो तो निकाले। पापा कहते नहीं रहने दीजिए कोई बात नहीं है, और अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक काम करिएगा, आप रिश्तेदारों में कभी कहीं नहीं जाइएगा, वहां पर इन्वाइट नहीं करेगा, आप अपने कॉलेज के ही लोगों को वहां पर इन्वाइट करिएगा। तो वहां पर एक डिसीजन पापा ने लिया था कि अगर वर्किंग करनी है सेफ टॉपिक, तो आप रिश्तेदारों में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तब ये लगा अगर मैं रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं करूंगी तो मेरे साथ लोग कहाँ से आएंगे। तब ये बात मैंने प्रकाश सर से शेयर की थी। तब सर ने बोला था कोई बात नहीं मैडम, आप एक काम करिएगा, कॉलेज का टाइमिंग होता था मेरा मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 12:30, उसके आफ्टर 1 आवर 1 घंटे की लैब क्लास रहती थी, उसके बाद 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 6 बजे तक मेरा पूरा कोल्ड कॉलिंग का प्रोसेस था। सर ने कहा था मैडम कॉलेज से छूटने के बाद आप दमोह नाका में मेरा कॉलेज था, आप वहां जाइएगा, वहां पर लोगों से बात करना स्टार्ट करिएगा। मैंने कहा ठीक है सर कोशिश करूंगी, क्योंकि आज तक तो कभी मतलब अकेले निकलने ना, फिर तो वो अनजान शख्स से बात करना। फिर भी मैंने कहा था कि सर कोशिश करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को वहां पर एक रीजन था कि पापा ने वो 10,000 रुपए का अमाउंट आखिर दिया कैसे होगा, क्योंकि कंडीशन उस टाइम ऐसी थी। बताना चाहूंगी दोस्तों कि सिर्फ हमारे यहाँ साल में एक ही बार की शॉपिंग होती थी, जो कि ईद में, जो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो यही लग रहा था कि पापा ने क्या मालूम कहाँ से उस चीज का पैकेज सामान तो दिए होंगे। तो मैंने कहा था ठीक है 10 से 10 हजार रुपए तो मेरे को अमाउंट निकालना, अब चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। तब सर ने यही कहा था कि तो मैडम आप जहाँ पर अनजान लोगों से बात करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। 1:30 बजे से लेकर दोस्तों 6:30 बजे तक दमोह नाका से पैदल घूमती थी, जो भी लोग मिलते थे तो उनसे सिर्फ, उनसे पहले तो उनका नाम लेती थी, और मैं उनसे बात करने का ऐसा स्टाइल ढूंढती थी कि जो चीज वहां पर होती नहीं थी। जैसे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर का नाम पूछे थे, जो डॉक्टर का खुद ही नहीं मालूम कि वो डॉक्टर है कि नहीं है। ऐसे ऐसे करके मैंने लोगों से वहां पर कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट किया। लेकिन कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट करने में भी ये था दोस्तों कि एक मतलब लड़की देखकर, और ज्यादा आवाज में, क्योंकि उस टाइम कोई कॉन्फिडेंस की भी नहीं था, तो ज्यादा उस टाइम लोग भरोसा भी नहीं कर रहे थे, और ना ही ज्यादा लोग कोल्ड कॉलिंग में नंबर दे रहे थे। फिर भी मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा। दमोह नाका से लेकर सोहागी हो गया, अर्थात पूरा काफी कोल्ड कॉलिंग में मैंने काफी पैदल वर्किंग किया। लेकिन यही चीज था कि
कोल्ड कॉलिंग में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे कर करके मैंने यहाँ पर दोस्तों अपनी 2 लिस्ट बुक कोल्ड कॉलिंग की लिस्ट से यहाँ पर कंप्लीट कर ली। पूरा उन्हीं लोगों का नाम लिखा और यहाँ पर कोल्ड कॉलिंग में दोस्तों 138 लोगों को मैंने प्लान भी दिखाया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये आई कि 138 लोगों को प्लान दिखाना है, लेकिन कोई भी ज्वाइनिंग नहीं निकली। अब ज्वाइनिंग इससे नहीं निकली क्योंकि मेरा सिर्फ 1-to-1 ही होता था, दोबारा उनका फॉलोअप नहीं हो पाता। और फॉलोअप इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि उनका घर नहीं मालूम था हमें। ये कंडीशन थी। अब जो भी जहाँ मिल रहा, अगर हॉल पर आते तो गलत एड्रेस देकर जाते। तो कंटिन्यू ये सिलसिले में अब ये इस जनरेशन में काफी बार डीमोटिवेट कि सर यहाँ पर मेरे साथ तो कोई लोग ज्वाइन नहीं करे, लेकिन सर ने प्रकाश सर सिर्फ एक ही बात हमें समझाते थे कि मैडम आप सिर्फ एक चीज पर फोकस रखिए कि आप ये जहाँ आई हैं सिस्टम में, आपको यहाँ से अपने परिवार को, अपने अम्मी अब्बू को कुछ कर कर दिखाना है। सिर्फ सर की यही बात को फोकस कर कर मैं आगे बढ़ती रही। इसीलिए 138 लोगों को प्लान दिखाया, जिसमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं लिया। फिर 139 में मेरी स्कूल की फ्रेंड थी आरती श्रीवास करके, वहां पर फिर उसने वहां पर ज्वाइनिंग ली और तब भी मेरी सिर्फ एक ज्वाइनिंग हुई। तब 2 लोगों पर वहां पर 1000 की इनकम आती थी। तो ऐसी सिलसिला चलता रहा। फिर दूसरी ज्वाइनिंग मेरी कोल्ड कॉलिंग निकली थी सुहागी की। तब जाकर दोस्तों यहाँ पर 2 लोगों की ज्वाइनिंग मेरी कम से कम 11 महीने में कंप्लीट हुई थी। और यहाँ पर 1 नवंबर की जहाँ ज्वाइनिंग थी तो मेरा वहां पर चेक आया था अक्टूबर 2017 में। ऐसे करके यहाँ पर फर्स्ट चेक आया था। अब जब फर्स्ट चेक आया, पापा को यहाँ पर फर्स्ट चेक अपना दिखाया 935 रुपए का पीडीएस करके। तब पापा ने कहा ठीक है बेटा करो, लेकिन इससे मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना कि कहीं ना कहीं मैं आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी भी इसके अगेंस्ट हूँ। जब पापा ने ये बात बोली थी तो काफी लगा कि आज अगर कर रही हूँ तो फैमिली के पापा का भी कोई नहीं, तो काफी बार वहां पर डिमोटिवेट हो जाती थी। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आज अगर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए कर रही हूँ। ऐसे करके दोस्तों काफी स्ट्रगल हुआ। फिर एक ज्वाइनिंग मेरी, जो 2 ज्वाइनिंग निकली थी जिसपे 1000 का चेक आया था, आर्टिस्ट के पास जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी उनकी भी मैरिज हो गई तो वो नर्सिंग शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर टीम को कुछ नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद पवन सर से काफी चीज अपनी शेयरिंग की। तब सर ने कहा ठीक है मैडम, अपन कोल्ड कॉलिंग में फिर पवन सर के साथ मैंने इन्वाइट की थी। तब एक ज्वाइनिंग हमारे निकली थी शांति नगर रियान इंटरनेशनल स्कूल से मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता जी की, जो कि ऑलरेडी उनका केटरिंग का बिजनेस था। तब वो सर के थ्रू ही हमारे सर ने उनको इनवाइट किया था। फिर उनके थ्रू वहाँ पर मेरी काफी फिर माशाल्लाह अच्छी टीम डेवलप हुई। वहाँ पर अच्छी वर्किंग स्टार्ट किया मैंने। फिर ऐसे ही करके दोस्तों वहाँ से फिर मेरा यहाँ पर सिल्वरशिप यहाँ पर कंप्लीट हुआ था 14 अप्रैल 2017 को। 14 अप्रैल 2017 में मेरा यहाँ पर सिल्वरशिप कंप्लीट हुआ था। 1 नवंबर की ज्वाइनिंग और 14 अप्रैल, कम से कम मेरे को यहाँ पर 14 महीने में मेरा यहाँ सिल्वरशिप कंप्लीट हुआ। और इतनी लेट सिल्वरशिप कंप्लीट होने का सिर्फ यही रीजन था कि मैंने यहाँ पर अपनी हॉट लिस्ट में काम नहीं किया। अब कोल्ड लिस्ट में स्टार्टिंग से ही मैंने वर्किंग की थी, तो जिसके कारण मुझे रिजल्ट यहाँ पर देर से मिला, कन्वर्ट हुआ था। ये शो हुआ था बीके क्रिस्टल होटल में। तब सर ने कहा था कि मैडम, प्रकाश सर ने कहा था कि मैडम अगर आपका सिल्वर का रिकॉग्निशन होगा तो वहाँ पापा जी को जरूर बुलाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। जब ये शो हुआ था सिल्वर का तो मैंने वहाँ पर पापा जी को बुलाया था। दोस्तों बताने का प्रयास करूंगी, जब मेरा मैडम, वहाँ पर स्टेज पर सम्मान। जी सर। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? जी अभी नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। सर, यहाँ पर तो दिख रही है। आप एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। जी सर। सर दिख रही है। नहीं नहीं, आप पहले ना बैक जाइए और शेयर स्क्रीन दबाइए। ओके सर। हाँ, अब चालू हुआ। जी हम्म, सर, सो ये। अब ठीक है। हाँ, जी सर। तो दोस्तों यहाँ पर सिल्वर का रिकॉग्निशन हुआ था, तो इसमें मैंने पापा जी को बैठाया हुआ था। जब मेरा स्टेज पर सिल्वर का रिकॉग्निशन हो रहा था तब मैंने वहाँ देखा था कि पापा की आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी ये चीज हमारी फैमिली में हुआ ही नहीं था कि कोई भी, या लड़की की बात करूँ या लड़कों की बात करूँ, कि कोई भी मतलब अलग से ऐसा सम्मान मान सम्मान कभी भी ये चीज हुई नहीं।
तो वहाँ पापा को देखकर, आंसू देखकर वहाँ पर काफी मैं भी इमोशनल हुई। तब पापा ने कहा ठीक है बेटा, आपने जो भी डिसीजन लिया हुआ था कहीं ना कहीं ये सही था। तब वहाँ पर थोड़ा सा जाकर राहत मिली कि कहीं ना कहीं आज पापा जैसे भी है, कहीं ना कहीं मेरे को अगर इतनी तसल्ली दी तो ये मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो एक चीज तो हुआ कि कहीं ना कहीं शो में पापा को बैठाने का बहुत बड़ा वहाँ पर रीजन हुआ है। वो भी मैं तभी बैठा पाई जब वहाँ पर मेरे को प्रकाश सर ने कहा था, अगर सर नहीं कहते तो मैं बैठा ही नहीं पाती थी। इस टाइम कंप्लीट हुआ। उसी टाइम दोस्तों हमारा वहाँ पर 20 पेयर का ऑफर चल रहा था बांधवगढ़ फूड कैंप का। सिल्वर शिप के साथ साथ मेरा वहाँ पर बांधवगढ़ फूड कैंप भी कंप्लीट हुआ था 20 पेयर में। अब दोस्तों जब मेरा बांधवगढ़ फूड कैंप पेयर कंप्लीट हुआ था, तब यहाँ पर बात आई थी बांधवगढ़ जाने की। अब ये हुआ कि पापा से कैसे परमिशन ले जाए, क्योंकि पापा बाहर जाने के लिए तो टोटली अलाउ मना कर रहे थे। तब मैंने कहा ठीक है पापा, 2 दिन की बात है, सिर्फ आप मेरे को जाने दीजिए। जैसे अच्छे अच्छे मैं जा रही हूँ वैसे अच्छे अच्छे मैं वापस आ जाऊँ। पापा को काफी मनाया, तब पापा ने कहीं ना कहीं हामी भरी। तो हमने कहा ठीक है पापा, सिर्फ 2 दिन का है, 2 से 3 दिन में हम वापस आ जाएंगे। तब दोस्तों वहाँ बांधवगढ़ बूट कैंप पे गई। जब यहाँ से तो फिर भी मैं, हम प्रकाश सर, पवन सर और दुर्गेश बिरहा सर थे, हम लोग सब साथ ही में गए थे। तो काफी मतलब एकदम मायूसी थी क्योंकि कोई गर्ल्स का साथ नहीं था। लेकिन जब वहाँ पहुंचे बांधवगढ़, जब वहाँ पर मुलाकात हुई थी तो मेरी भाई बहन मैम और कृतिका मैम थी। तो वहां पर रेशु मैम और कृतिका मैम को देखकर ये लगा था कि नहीं यार, अकेले नहीं, हम कहीं ना कहीं हमारी जैसे भी गर्ल्स है जो यहाँ पर काम की, क्योंकि इससे पहले मैम लोग से कभी नहीं मिले। तो वहां पर मैम लोग से मिलकर काफी एक राहत आई कि नहीं ना कहीं हमारे जैसे भी गर्ल्स हैं, अगर मैं इनके बारे में पापा से बताऊंगी तो कहीं ना कहीं पापा को भी अच्छा लगेगा। दोस्तों वहां से बांधवगढ़ बूट कैंप देखने को मिली। उसके बाद जैसे कल मोहित जी ने बताया था कि सोनी सर ने उनको चंदेश चतुर्वेदी सर से मिलाया हुआ था। अब उस टाइम वहां भी मैं वहां बैठी थी मोहित जी के साथ। जब मोहित जी अपनी फैमिली की सिचुएशन सर के साथ शेयर कर रहे थे तो मैं वो बात पूरी सुन रही थी। ये बात सही है कि हम कहीं ना कहीं फैमिली वालों को कभी नहीं मना सकते, सिर्फ हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। फैमिली वालों को हम कभी नहीं मना सकते। तो मैंने भी यही कहा था कि चलिए ठीक है सर, क्योंकि मैंने भी उस टाइम सर से अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी कि सर कहीं ना कहीं मेरी भी यही कंडीशन है। आज जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहां पर ऑलरेडी निकलने की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मैं अभी आई तो पापा को काफी मना कर आई। तो सर ने सिर्फ यही कहा था कि ठीक है मैडम कोई बात नहीं है, सिर्फ आप एक कोशिश करना। कभी सर को मैंने ये भी चीज बताई थी कि सर यहाँ पर मैंने 138 लोगों को प्लान दिखाया था तो कोई रिजल्ट नहीं था। तब सर ने यही कहा था कि मैडम कभी भी अगर ये चीज होती तो आप एक चीज याद रखना कि एक बार और, एक बार और। तो सर को बात तो मेरे को याद थी हमेशा कि कभी भी अगर हम फेल होते तो सिर्फ ये चीज कोशिश करना कि बस एक बार और प्रयास करना। तो बांधवगढ़ बूट कैंप जाने से वहां पर काफी चीज मेरे को समझ में आई, लोगों को भी सुना और वहां पर एक चीज डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद जो भी बूट कैंप आएगा, हर बूट कैंप को मुझे वहां पर क्वालिफाई करना है। उसके बाद सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैडम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद बिजनेस भी अच्छा रनिंग किया था क्योंकि आगे मेरे साथ टीम डेवलप हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर 14 मई, उसके बाद हमारा यहाँ पर 31 मई 2018 में यहाँ पर गोल्ड स्लिप का रिकॉग्निशन हुआ था। ये महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा रिकॉग्निशन हुआ था, जिसमें दीपा शांता जी, प्रिंस सोनी जी और मेरा, हम तीनों का गोल्ड का साथ में रिकॉग्निशन हुआ था। इसका एक वाक्य याद आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिस दिन हमारा गोल्ड का रिकॉग्निशन हुआ था उस टाइम रमजान का महीना चल रहा था, और जिस दिन हमारा गोल्ड का रिकॉग्निशन हुआ था उस दिन हमारा रोजा भी था। तो काफी उस दिन ऐसा हुआ था कि रोजा तो था और रिकॉग्निशन होते होते भी शाम हो गई थी। तो जैसे मेरा ये सम्मान हुआ था उसके बाद मुझे अचानक से चक्कर आने लगे थे। तब पवन सर ने और राजेश अहिरवार जी थे, तब इन लोग मेरे को साइड में लेके गए क्योंकि हालत बहुत कंडीशन हो गई थी, सुबह से कुछ खाना पीना नहीं। उसके बाद उन्होंने पापा को कॉल कर दिया था। मैडम मैडम क्या हुआ?
मुसर्रत मैडम किसी वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, कोशिश कर रही होंगी, उनके यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है। जब तक मुसर्रत मैडम यहाँ आ रही हैं तब तक हम आपको इनके बांधवगढ़ बूट कैंप की ट्रेनिंग, बांधवगढ़ बूट कैंप ट्रेनिंग की हम फोटोज शेयर कर रहे हैं, जो मुसर्रत मैडम ने अभी यहाँ पर डिस्कस की थी। सो मुसर्रत मैडम का थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूंगा, तब तक वो आ जाएंगी। मुशर्रत मैडम जैसा कि अपने फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर कर रही हैं, निश्चित रूप से मैं उन्हें इनके सीनियर्स के माध्यम से जानता हूं कि ये लड़की ऐसी है कि जब से बिजनेस कर रही थी स्टार्टिंग में सिल्वर तक, सिल्वर के बाद नहीं तो शायद मेरे ख्याल से अभी गाड़ी इन्होंने 1 साल पहले लिया है, यानी गोल्ड तक बिजनेस, आई थिंक सो कि गोल्ड के बाद भी इन्होंने बिजनेस को पैदल ही किया है या अपने किसी भी एसोसिएट के साथ काम करके किया है। और इतना पैदल चलती थी ये लड़की कि अगर कहीं जाना हो फॉलो अप में या 1-to-1 में या कहीं भी इनविटेशन में 10-10 किलोमीटर तक ये पैदल चलती थी लड़की। और जब कभी इनके बारे में बात होता था तो ये ताजुब होता सुन के कि इतना कैसे पैदल चल लेती है ये। मतलब इनका घर है रद्दी चौकी के पास मिलौनीगंज में, और अगर प्रेजेंटेशन सिविक सेंटर में होता था तो ये वहां से वहां तक रोज पैदल आती थी और जाती थी। मतलब इनका स्ट्रगल मुझे पता है कि बहुत ही तकलीफों से इन्होंने बिजनेस को खड़ा किया है। और एक खास बात यह है कि बिजनेस में ये एक बार जीरो हो जाने के बाद फिर से दोबारा नई ज्वाइनिंग ली थी इनने, यानी दूसरी आईडी पर सिल्वर बनी है ये। पहली आईडी तो ये पहली आईडी जिसपे ज्वाइन की थी वो बिजनेस इतना समझ में आ गया था कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा आईडी ली थी, तब जाके इन्होंने सिल्वर से वहां पे स्टार्ट किया। और भी बहुत सारी चीजें पवन जी को इनके बारे में पता है। मैं पवन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद हम फोटो शेयर करेंगे। पवन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पवन केवट जी। जी सर, जी सर, गुड हाँ, मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। पवन केवट जी रेड क्लब लीडर है, कटनी में है, जैसा कि आप इनके बारे में सुन चुके हैं, और ये मुसर्रत जी के अपलाइन है। तो पवन जी जब तक मुसर्रत जी यहाँ पे लाइन पे आ रही हैं आप शेयर कर सकते हैं। सर इन्हें मुसर्रत जी के जो साथ हुआ है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ठीक है, मतलब आप पहली कंटिन्यू आईडी करिए। पे जब काम हो रहा था, पहले जब जिस आईडी में काम हो रहा था, तो मतलब ये अभी अपने जो रिलेशन के हैं, उनके रिश्तेदार हैं वगैरह जो परिचित के, उनके बीच में ये काम हो रहा था सर ने। लेकिन क्या है, इनको जहाँ भी ये इनके रिलेशन के सुनते थे कि मुसर्रत जी ये काम करना स्टार्ट कर दी हैं, तो इनको घर से निकलने की परमिशन नहीं होती थी सर ने। तो इस वजह से मतलब बहुत तकलीफ हुई। फिर कोल्ड कॉलिंग में काफी प्रयास किए, उसके बाद काफी कोल्ड कॉलिंग से ज्वाइनिंग निकाल के जैसे तैसे किए। उसके बाद कुछ लोग आए हुए थे शुरू में। जब ऐसी सिचुएशन देखने के बाद बहुत तकलीफ हो रही थी इनको, तो फिर न्यू आईडी इसलिए लिया गया था सर ने, और जो कि उस समय मुसर्रत जी को पता भी नहीं था कि न्यू आईडी लिया जा रहा है। न्यू आईडी लगाने के बाद और उसमें जो प्रोडक्ट्स लिए थे, मतलब 2 सूट लेंथ का, ये चीज मुसर्रत जी को भी नहीं पता थी कि मेरी दूसरी आईडी लेके सर ने परचेस किया हुआ है। दूसरी आईडी लेने के बाद फिर उसके बाद उनके नीचे डाउन में केशव सोनी जी को मैंने लगाया हुआ था, मेरी ज्वाइनिंग थी जो। फिर केशव सोनी जी के बाद फिर कटनी का जो नेटवर्क जब बनना स्टार्ट हुआ, तो कटनी का नेटवर्क है, अब वो पूरा है ना मुसर्रत जी के डाउन में है एक हेड में, और दूसरे हेड्स में यहाँ जबलपुर से चल रहा है। इस तरीके से मतलब
बहुत फाइट की है। लड़की को मतलब 10-12 किलोमीटर पैदल जाना, फील्ड में अगर मिलना, कहीं फोन लगाना कहाँ पे हो, मतलब मेडिकल है तो पता चला मेडिकल से वहाँ पे पैदल कोल्ड कॉलिंग में, पैदल करते करते कोल्ड कॉलिंग निकल जाती थी आगे तक। तो इस तरीके से बहुत सी इनके सामने प्रॉब्लम आई है, लेकिन इनको हमेशा एक ही चीज बताया मेरे सीनियर ने भी, जितना मुझसे बना मैंने भी, हमेशा एक ही दिलासा देते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा ये काम को, आप बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहें और आप ट्रेनिंग्स को बाकायदा अटेंड करते रहें। तो एक अच्छी चीज थी कि मुसद जी कभी भी ट्रेनिंग्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ट्रेनिंग अटेंड ना की हो। एक ऐसा दौर आया था ट्रेनिंग्स को लेके मतलब इतनी बारिश हो रही थी और महाकौशल चैम्बर्स ऑफ भवन में उसके सामने चौपाटी से इतना बारिश में पानी भर गया था कि मतलब पॉसिबल नहीं था ना, मतलब इतना ज्यादा पानी हो गया था। उसके बाद मुसद जी का कॉल आ रहा था कि सर मैं 3 पत्ती में खड़ी हूँ और मैं ट्रेनिंग में नहीं आ पा रही हूँ, मैं यहाँ बारिश में हूँ। तो दोस्तों मुसद जी को लेने के लिए 3 पत्ती गए हुए थे। वहां से लेकर आने के बाद मतलब पूरे शूज वगैरह और पूरा आधा मतलब पैंट है नीचे का पूरा गीला हो चुका था ना, लेकिन उसका बारिश से भीगते हुए है ना उस ट्रेनिंग को अटेंड किए। मतलब ये कंडीशन भी मुसद जी ने फेस की है ना कि ट्रेनिंग्स को पहले महत्व दी है ना, और अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, सिस्टम को ये चीज सामने पहले रखती थी है ना। तो जब इनका ऐसे ऐसे करते करते मतलब चल रहा था, उसके बाद इन्होंने टीम के लिए सपोर्ट भी बहुत किया हुआ है कि अपनी टीम को इन्होंने सपोर्ट भी किया है। जो भी है ना मतलब जिसकी भी लिस्ट निकलती रही बाकायदा प्रॉपर सिस्टोमेटिक उस लिस्ट पे काम भी किया है मुसद जी ने। आज इसी का मतलब है दोस्तों कि मतलब आज इस लेवल पे हैं, और हम चाहेंगे कि जब ऐसे अगर फाइट करने लगे, जब मतलब कोई व्यक्ति अगर निकलता है तो स्वाभाविक है कितनी भी परेशानी उसके सामने आ जाएगी, मतलब कितनी भी रुकावट आएंगी दोस्तों, अगर उसका एम अगर क्लियर है ना कि मुझे जीवन में क्या करना है, जिस तरीके से मुसद जी ने बताई हुई थी कि मेरे पापा जी ने किस कंडीशन से वो 10,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज किया हुआ था। तो दोस्तों वही कारण था कि उनके माइंड में ये था कि मेरे पापा जी कहाँ से 10,000 रुपए ला के दिए हैं, और उसी का नतीजा है दोस्तों कि उनका एम था कि मुझे ये 10,000 रुपए पापा जी कहाँ से लिए हैं और मैं इनको प्रूव करके दिखा दूंगी। मतलब कितनी चुनौतियां आई उसको फेस करते हुए आज यहाँ तक पहुंची है दोस्तों। और हमें उम्मीद है पूरी 100% है दोस्तों कि एक दिन वो डायमंड भी होंगी और अपने लक्ष्य तक पूरा हासिल करेंगे। उनके जीवन में जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे ना, इस बात का तो 100% है, क्योंकि इतनी मेहनती लड़की मैंने अपनी नेटवर्क में, ये मुसद जी पहली लड़की है जो इतना इतना मेहनती है ना, किसी को मुसर्रत भी है जी ना आ मतलब चुकी हैं। किसी भी प्रकार के। जी जी मुसर्रत सर। जी आ चुकी हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मैडम आपको अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर। एक मिनट, तवन जी आप, जी 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 हाँ जी आप सर जी। बने रहिए। मुसर्रत जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मुसर्रत जी अनम्यूट हो गए आप? मुसर्रत जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फिर से लेफ्ट। पवन जी कुछ प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो मतलब इस तरीके का दोस्तों मतलब बहुत सी प्रॉब्लम, जिस तरीके से मुसरत जी ने बताया कि बांदागढ़ बूट कैंप गए हुए थे, मतलब उनको सिर्फ सिर्फ अगर परमिशन मिली थी तो पापा जी से, उसके अलावा उनके घर से किसी को परमिशन नहीं मिलती थी कि मैं जाऊं उन्हें। तो दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए अगर फील्ड से भी लेट होना या कहीं मतलब लेट होना ट्रेनिंग से, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर जैसे फोन आता था उनके पापा जी का या घर से, तो बोलते सर एक बार आप बात कर लें कम से कम, कि मतलब बस आ ही रहे 5 मिनट या 10 मिनट है। मतलब कभी कभी पापा जी को भी बोलते हैं पापा जी आप आ जाए, तो उनके पापा जी भी बहुत सपोर्ट किए हैं। मतलब बाकी फैमिली को ना पता होने के बाद भी मुसर जी का बहुत अच्छे से सपोर्ट किए हैं कि मतलब वो ट्रेनिंग तक लेने जाते थे कि चलो बेटा ने मतलब बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम फेस की है बच्ची ने। और आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आज उनके पापा जी को भी ये ना लगता है कि नहीं, जो डिसीजन लिया हुआ था मेरी बच्ची ने वो बहुत अच्छा लिया था, और कुछ ऐसे फंक्शन में बैठा लें उनको। फिर बैंकॉक का ऑफर आया हुआ था बीच में, उसमें मुसद जी को प्लानिंग की ये थी कि आप एक काम करिए बैंकॉक
किस तरीके से हमें अचीव करना है और कैसे होगा आसान तरीके से। हमेशा ये बोलती थी मुझसे, जी सर मुझे एक बड़ा अचीवमेंट चाहिए है जो मैं अपने फैमिली और अपने परिवार को दिखा सकूं। तो दोस्तों मतलब बहुत सारे मतलब फाइट किए इन्हें और उसके बाद इनकी प्लानिंग लिस्ट पे कराई गई। उस तरीके से आज है बैंकॉक भी अचीव हुआ। और आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब जिस दिन बैंकॉक अचीव हुआ था, सर मुसा जी आ रही हैं? मुसा जी नेटवर्क सही है? यस सर, अभी तो है फिलहाल मुसा जी आवाज करेंगे। आ रही है क्या? जी जी सर, आ रही है। हेलो। कंटिन्यू है ना मुसा जी? हाँ जी 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 सर। हेलो सर, हाँ आवाज आ मुसा रही जी है? जी 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 हेलो। जी हाँ हाँ मुसा जी आ रही है सॉरी आवाज। सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। जी जी। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रही थी कि 31 मई को मेरा यहाँ से गोल्ड रिसीव कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों, बताने का ये प्रयास था कि उस टाइम हमारा रमजान का महीना चल रहा था और इसी दिन मेरा रोजा था। दोस्तों, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी और इसी कारण कुछ ना खाई पी थी, तो उसके कारण उसी दिन मेरा रिकॉग्निशन के बाद चक्कर भी आ गया था। जिस टाइम उस टाइम पवन सर और राजेश अहिरवार जी ने फिर उस टाइम रोजे का टाइम भी हो गया था, 7 बजे। फिर उसी टाइम उन लोग कहाँ से चाय टूट लेकर आए, फिर मेरे को खिलाए, तब जाकर कहीं ना कहीं राहत फील हुई थी। तो कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, कभी भी कुछ भी रहा, लेकिन मैंने आज तक का रिकॉर्ड है कि रमजान भी रहा तो मेरी ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन और अपने वर्क को फर्स्ट प्रियोरिटी। रमजान में भी ट्रेनिंग का टाइम वही होता था जो हमारे अफ्तार का टाइम होता था, 6:30-7 बजे तक अफ्तार का टाइम है। लेकिन मैंने कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। मैं ट्रेनिंग में भी जाती तो बॉटल पानी के लेकर जाती, तो जिससे हमारा अफ्तार खुलता था। खजूर, 1-2 खजूर अपने बैग में रख लेती थी। और जब मैं देखती थी घड़ी में कि हाँ 6:45, 40 मिनट जो भी अफ्तार का टाइम हो जाता था, पानी पीकर और खजूर से अपना रोजा वहां पर खोल लेती थी। और फिर आफ्टर ट्रेनिंग से आकर फिर मैं यहाँ पर घर पर अच्छे से खाना पीना खाती थी। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों कि स्ट्रगल तो यहाँ पर किया ही किया, क्योंकि उसका भी एक रीजन था। सबसे मेन चीज यही थी कि अगर मैं बाहर निकली तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को और वो भी बड़े पापा थे, सिस्टर से, उनको कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाना था। क्योंकि जब मैं बिजनेस में आई थी तो टोटली बड़े गरम करते पापा ध्यान भी, ही नहीं बाकी सारे सिस्टर भी, सभी लोगों ने यहाँ पर मेरे को दिया। इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। कोई यहाँ पर मेरे से अच्छे से बात नहीं करता था। सिर्फ यही रीजन था कि कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर आगे उनको कुछ करके दिखाना था। और जब कोई बात नहीं करे तो पापा ने मेरे को सिर्फ यही कहा था कि बेटा, जो कर रही हो सिर्फ एक चीज याद रखना कि जिस भरोसे पर आपको बाहर छोड़ोगे सिर्फ वो भरोसा कायम रखना। तो मैंने भी पापा को यही चीज की थी कि पापा सिर्फ एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, वो चीज भी मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ हमें आपका और अम्मी का सिर्फ साथ चाहिए। पापा ने कहा था ठीक है बेटा, वो तो है, लेकिन बस एक चीज याद रखना कि कभी भी किसी दूसरे से मेरे को आपके बारे में कुछ गलत सुनने नहीं मिले। क्योंकि अक्सर ये चीज होती थी कि मैं ट्रेनिंग में टाइम हो जाता था तो मैं बहुत लेट घर पहुंचती थी। और जब घर लेट पहुंचती थी तो घर में बाकी लोग भी थे, जैसा मैंने बताया जॉइंट फैमिली थी। तो यहाँ पर अम्मी पापा तो चलो कहीं ना कहीं मैं मना लेती थी, लेकिन जब बाहर के बड़े पापा लोग और सिस्टर्स लोग, काफी लोग यहाँ पर बोलते थे इतनी लेट लेट घर आ रही है, तो अच्छा खासा पापा का भी वहाँ पर मूड खराब हो जाता। और पापा कहते थे कि बेटा ऐसे कैसे चलेगा, सभी लोग बोलते हैं। वहां पर पापा की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि पापा को तो मैं जैसे तैसे वहां पर मना लेती। लेकिन जब पापा वहां दूसरों की बात सुनकर आते थे तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि हाँ बात ये सही है, एक लड़की का 10-10, 11-11 बजे तक घर आना। लेकिन फिर भी पापा को काफी टाइम तक मैंने वहाँ मोल्ड किया। फिर अब ज्यादा कुछ होता था तो फिर मैं अम्मी से बात करा देती, ऐसे करके कहीं ना कहीं चीज आगे बढ़ी। सिर्फ पापा को क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट दिलाया था कि पापा जिस उम्मीद से अगर आप देख रहे हैं सिर्फ उसी उम्मीद से मैं कायम रहूंगी। दोस्तों, ऐसे कर करके कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस हुई। इसके बाद हमारा कान्हा नेशनल पार्क का बूट कैंप आया था। 3 बूट कैंप आया था। इस बूट कैंप में मैंने यहाँ से 15 पेयर कंप्लीट करके कान्हा बूट कैंप अचीव किया हुआ था, जिसमें वहाँ पर चंदेश चतुर्वेदी सर, काफी सारे डायमंड से वहाँ पर मिलने का मौका मिला। ये हमारे पवन सर और प्रकाश सर के साथ हमारी तो जो भी बूट कैंप है, बूट कैंप की एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगती थी कि वहाँ पर हमें सारे लोगों से
मिलने का एक मौका मिलता था। तो मैंने तभी डिसाइड किया कि कोई भी बूट कैंप आएगा, मेरे को कोई भी बूट कैंप वहाँ से छोड़ना नहीं है। दोस्तों यहाँ से कान्हा नेशनल पार्क में मैंने यहाँ से 15 पेयर का ये बूट कैंप कंप्लीट किया था, जो हमारा था 19-20-21 नवंबर 2018 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ से गुरु मंत्र बूट कैंप आया था। मैंने एक चीज बताई थी, एक ही टाइम पे निकला था कान्हा बूट कैंप, गुरु मंत्र बूट कैंप और सेंट्रल बूट कैंप पालमपुर। सर ने एक चीज बताया था सोनी सर ने, अगर आप कान्हा बूट कैंप अचीव कर लेते हैं तो गुरु मंत्र बूट कैंप और पालमपुर बूट कैंप आपका इजीली अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों कान्हा बूट कैंप तो मेरा कंप्लीट हो गया था और गुरु मंत्र बूट कैंप भी मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन गुरु मंत्र बूट कैंप की जो डेट आ गई थी 19-20-21 दिसंबर, जहाँ हमें बूट कैंप के लिए जाना था। लेकिन अभी मेरा बचा हुआ था पालमपुर बूट कैंप, उसके लिए 20 पेयर कंप्लीट करना था। मेरा वहाँ से 15 पेयर ही कंप्लीट हुआ था 5 दिन बची। दोस्तों गुरु मंत्र बूट कैंप अभी तक का मेरा बेस्ट बूट कैंप था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डायमंड थे, मिस्टर विक्की कारवानी सर, देवेंद्र बालाधरी सर, दादा तामसिंह सर, आनंद तिवारी सर और अपने महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी, सभी लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी स्पीच दी थी। वहाँ पर मिस्टर विक्की कारवानी सर की स्पीच मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। सर ने वहाँ पर एक ही चीज बताई थी जो मेरे को लगा था कि कभी भी आपका रिकॉग्निशन लेवल जो भी है, एक्चुअल में वो आपका परफॉर्मेंस लेवल ही आपका रिकॉग्निशन लेवल है। ये चीज जो सर ने बताई थी, तो उससे वहाँ पर काफी कुछ समझ में आई थी कि एक्चुअल में आपकी जो टीम है और आप जो वर्क कर रहे हैं, अकॉर्डिंग आपका जो इनपुट हो रहा है, एक्चुअल में वही आपका वहाँ पर रिकॉग्निशन लेवल है। तो वहाँ से विक्की कारवानी सर की ये वहाँ पर जो सर ने बताया था स्पीच काफी अच्छी लगी थी कि कहीं ना कहीं आज हम गोल्ड पर्ल तो पाते के बन जाते, लेकिन एक्चुअल में उतनी क्वांटिटी में हमारे साथ हमारी टीम वर्क नहीं कर पाती। एक्चुअल में हम जो वर्क करते हैं वही हमारा क्या होता है, रिकॉग्निशन लेवल। उसके बाद गुरु मंत्र से आने के बाद हमारी सीनियर मीटिंग हुई थी प्रकाश सर के साथ। तो प्रकाश सर ने भी इससे ही बताया था कि मैडम हमेशा एक काम करिएगा कि सिर्फ अपने वर्किंग पर फोकस करिएगा, कभी भी आप लेवल को मत देखिएगा कि क्या लेवल है। लेवल बताने के लिए आपका सीनियर बैठा हुआ है। तो वो चीज कहीं ना कहीं क्लिक करी गई थी कि वाकई में हमें सिर्फ अपनी वर्किंग पर ही फोकस करना है, अपनी वर्किंग को ईमानदारी से करना है। और लेवल बताने के सर ने कैसा कहा था कि यहाँ पर आपका कोई भी लेवल अचीव होता तो सीनियर खुद ही वहाँ पर कमाल कर देगी। तो वहाँ पर विक्की कारवानी सर की स्पीच से काफी कुछ सीखने को मिला था, जो कि हमारा ये गुरु मंत्र बूट कैंप था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जय हो का ऑफर चल रहा था, जो था 15 जनवरी से लेकर 16 अप्रैल तक। तो मेरा गोल्ड पेयर में 15 पेयर कंप्लीट हुआ था, इसमें यहाँ से मैंने AC अचीव की हुई थी। बट मैं यहाँ पर AC ना लेकर मैंने यहाँ पर 18,000 रुपीज कैश रिवार्ड ले लिया था। दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज बताना चाहूंगी, 18,000 रुपीज मैंने कैश रिवार्ड ले लिया था। अब 80,000 कैश रिवार्ड लेने पर ये था कि कहीं ना कहीं अभी अगर बिजनेस को मेरे को 2.5 साल 3 साल कंप्लीट हो गया था, मैंने घर पर कभी भी कोई भी चीज सेफ ऑफ की इनकम से लाकर घर में नहीं दी। तो मेरा यह था कि यहाँ पर मैं इसके लेने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर अगर कैश इनकम ले लेती तो उस इनकम से उस टाइम हमारे यहाँ कूलर नहीं था, फ्रिज नहीं था। तो मैंने ये सोचा था कि इस इनकम से कहीं ना कहीं घर में कूलर या फ्रिज आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पापा को भी अच्छा लगेगा, अम्मी को भी अच्छा लगेगा कि सेफ शॉप पर कहीं ना कहीं अगर बेटी कुछ कमा रही है तो घर में ला कर देगा। तो मैंने यही डिसीजन बनाया था कि यहाँ पर हम कैश रिवार्ड ले लेते हैं, और इससे यहाँ पर अगर घर में कुछ ला कर देंगे तो अम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। तो वहाँ पर दोस्तों AC ना लेकर मैंने यहाँ पर 18,000 रुपीज कैश रिवार्ड दिया था। और कहीं ना कहीं इससे 18,000 रुपीज से 10,000 रुपीज से मैंने यहाँ पर कूलर भी लिया था, क्योंकि हम लोग को काफी प्रॉब्लम आ रही थी गर्मी में, हमारे यहाँ कूलर भी नहीं था। 10,000 रुपीज मैंने वहाँ पर कूलर लिया था, और बाकी का 8,000 रुपीज जो था मैंने यहाँ पर सेविंग के लिए रख दिया था। उसके बाद दोस्तों ऑफर आया था, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसमें दोस्तों बैंकॉक के लिए था, गोवा के लिए था। लेकिन दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगी कि जब ऑफर आया था मेरा बिल्कुल नहीं था कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ से बैंकॉक अचीव करूंगी, और मैंने लिया ही नहीं था। शुरू से मेरी यही थिंकिंग थी कि यहाँ पर मेरे को गोवा अचीव करना है। तो मुझे मालूम था अगर मैं बैंकॉक अचीव भी कर लेती तो मुझे यहाँ पर परमिशन मिलेगी नहीं इतनी दूर यहाँ पर जाने की, क्योंकि बूट कैंप के लिए ही मेरे को अगर डेट आती थी तो 1 से 2 महीने 1.5 महीने पहले से ही मुझे पापा को मनाना। तो यहाँ पर यही था कि बैंकॉक तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे जाने नहीं था। तब मेरी गोवा की ही प्लानिंग थी। फिर अचानक दोस्तों एक बार किसी काम के सिलसिले में मैं सोनी सर के घर गई हुई थी।
तब मेरी वहाँ पर सोनी मैम से मुलाकात हुई थी। तो मैम ने पूछा था, और मैडम कैसा चल रहा वर्क? तो मैंने कहा मैम अच्छा चल रहा है, बढ़िया माशाल्लाह। तब मैम ने कहा था और आप ऑफर में भी क्या अचीव कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैम अभी मेरा यहाँ पर गोवा का टारगेट है, गोवा का अचीव करूँगी। तो मैम ने कहा था कि मैडम बैंकॉक आप नहीं कर रही? तो मैंने कहा नहीं मैम, बैंकॉक अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फैमिली से भी परमिशन नहीं रहेगी, इसलिए मेरा गोवा पर ही फोकस है। तब मैडम ने एक बात कही थी कि चले जी, देखिए गोवा तो अपने इंडिया के अंदर है, वहां पर हम कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन आपको जो बैंकॉक की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको ये दोबारा फिर नहीं मिलेगा। आपके पास अभी एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस, आप यहाँ पर बैंकॉक ही अचीव करिए। दोस्तों एक चीज बताऊंगी कि वहां पर मैम की बात एकदम मेरे माइंड में जैसे क्लिक कर गई थी कि हाँ मतलब कोई है मेरे को बोलने वाले कि आपको बैंकॉक करना है। तो वहां पर मैम की बात ये लगा कि कहीं ना कहीं चलिए कोशिश करते। तो मैंने वहां पर मैम से कहा था, मैम ने भी एक चीज कहा था कि आप अगर आप मेरे से मिलेंगी तो आप बैंकॉक अचीव करके ही मिलेगा। तो मैंने कहा था ठीक है मैम, इंशाल्लाह जरूर बैंकॉक अचीव करेंगे। तो दोस्तों फिर वहां पर फील्ड में जहाँ मेरा गोवा का टारगेट था, फिर मैंने वहां से बैंकॉक का टारगेट रखा कि चलिए ठीक है बैंकॉक अब करना, क्योंकि किसी ने अगर मेरे से कहा है तो डेफिनेटली मैं उस चीज को करके दिखाऊंगी। तो बैंकॉक के टारगेट में रहा कि चलिए ठीक है 45 ईयर मेरे को यहाँ से कंप्लीट करना है। और ऑलरेडी कटनी से तो मेरा कंप्लीट हो ही गया था, दूसरी लैब से सिर्फ अपनी लैब से ही बाकी था। मैंने कहा चलिए ठीक है करते हैं। तो दोस्तों फील्ड में अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं लग करके यहाँ से मैंने यहाँ पर बैंकॉक क्वालिफाई कर लिया था। अब जब बैंकॉक क्वालिफाई किया, फिर मेरी सोनी सर से मुलाकात हुई। तब सर ने कहा था कि मैडम आपका बैंकॉक क्वालिफाई हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बैंकॉक फैमिली मेंबर अचीव करोगी और आपको पापा को ले जाने का मौका मिलेगा तो क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा? मैंने कहा सर मैं फैमिली मेंबर तो जरूर अचीव कर लूंगी, लेकिन रही बात पापा को लेकर जाने की तो हमारे पापा कभी एग्री नहीं होंगे। लेकिन मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप बोले तो मैं फैमिली मेंबर भी यहाँ से अचीव कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट 26 मार्च थी और मेरा यहाँ पर 12 मार्च को यहाँ पर बैंकॉक कंप्लीट हो गया था। लेकिन बात आई थी फैमिली मेंबर की, तो 5 दीदी और निकाला था 10 दिन। मैंने कहा ठीक है सर, फैमिली मेंबर भी मैं कोशिश करती हूँ, वो भी कंप्लीट होगा, अगर आपने बोला है तो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। दोस्तों यहाँ से मैंने 50 ईयर में बैंकॉक टूर प्लस 1 फैमिली मेंबर कंप्लीट किया था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये बताने का प्रयास करूँ कि जब ये ऑफर निकला था तो बैंकॉक बिल्कुल नहीं था कि कहीं ना कहीं मेरे को अचीव करना है, क्योंकि मुझे ये चीज पहले मालूम थी कि मुझे जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं बेइज्जती कर रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर वहां से मैम की बात को लगा समझा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं अगर मैम ने बोला तो डेफिनेटली मुझे करना है। तो वहां से बैंकॉक कंप्लीट किया। उसके बाद अगर सोनी सर से मुलाकात हुई तो सर कहा कि मैडम आपको फैमिली मेंबर भी करना है। मैंने कहा ठीक है सर, वो भी कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पर इसी कारण अल्लाह के करम से यहाँ पर मेरा बैंकॉक प्लस 1 फैमिली मेंबर भी अचीव हुआ, जो हमें यहाँ पर 13 सितंबर 2018 में हमें यहाँ पर बैंकॉक जाने का मौका भी मिला। दोस्तों बताने का प्रयास करूंगी, जब मेरा यहाँ पे बैंकॉक अचीव हुआ था तो एक खुशी रहती कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे को विदेश जाने का यहाँ पर मौका मिला। लेकिन दोस्तों जब मैंने ये बात अपने घर में बताई थी तो किसी को कुछ भी कोई खुशी नहीं थी कि हाँ ठीक है जैसा रहेगा देख लिया जाएगा। तो पापा ने कुछ भी मना करते थे कि कोई जरूरत नहीं है बैंकॉक जाने की, कुछ नहीं होने वाला है वहां से। अब तब और डिमोटिव हो जाएगी कितनी मुश्किल से, तो कहीं ना कहीं बैंकॉक का टूर कंप्लीट किया। उसके बाद भी पापा ने ऐसा बोल दिया कि आपको कोई जरूरत नहीं है जाने की। तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बैंकॉक की डेट आ गई थी। मुझे मालूम है कि अगर डेट आई है तो ये तो 1 महीने पहले ही मेरे को पापा को मनाना स्टार्ट कर देना है। तब कहीं ना कहीं पापा से बात करती और खुद ही डायरेक्ट बात नहीं करती थी, मैं इनडायरेक्टली बात करती थी, अम्मी को भी बात कर पापा। तो ये हुआ, लेकिन पापा टोटली मना करके जा रहे थे। और फिर मानो जी हैं, उनका भी बैंकॉक कंप्लीट हुआ था। तब ये हुआ प्रकाश सर से हमारी बात हुई, पवन सर से। तब प्रकाश सर ने कहा कि ठीक है मैडम एक काम करिए, कोई घर में तो कोई आ ही नहीं सकता घर, एक काम करिए आप फरहा जी को अपने घर लेकर जाइए और एक बार अम्मी पापा से उनको मिलवाइएगा कि कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ है और हमारी कास्ट की है जो हमारे साथ जा रही है। हमने कहा सर ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं पापा का पापा को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लग, कहीं ना कहीं हमारे कास्ट का कोई लड़की है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जा रही है। तो फरहा जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, बढ़िया वो भी आई हमारे घर यहाँ पर, अपने पापा से फरहा जी को मिला। तब जाकर कहीं ना कहीं पापा को लगा कि हाँ कहीं ना कहीं कोई मेरे साथ लड़कियों में गर्ल्स में जो कि हमारी कास्ट की जा रही है। और जैसे फरहा जी हमारे घर आई थी, जैसे मैं भी उनके घर गई थी, वहाँ पर उनके भाई से उनकी अम्मी से मिली थी। तो ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पर बैंकॉक तक किया था। तब कहीं ना कहीं पापा ने जाकर कहा था कि ठीक है आप जाइए। फैमिली मेंबर का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कोई तो फैमिली मेंबर तो ज्यादा ही नहीं था।
मैं ही चली जाऊँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अगर कोई जाता भी दोस्तों तो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर पापा वहाँ का माहौल भी देख ले तो पापा कहते छोटी बेटा आप घर में रहो। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर जब फरहाद जी को लेकर गए और फरहाद जी के पापा और अम्मी की बात कराई, तब पापा ने कहा ठीक है, अगर ये साथ में जा रही हैं और आपके साथ रहेंगे, पापा ने यही कहा था कि सिर्फ आप साथ में रहेंगे। हमने कहा हाँ पापा हम साथ में रहेंगे। तब जाकर कहीं ना कहीं बैंकॉक टूर की परमिशन मिली और बढ़िया बैंकॉक गए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों एक चीज बताने का प्रयास करूंगी, यहाँ पर मैं सही दिल से अपना सेफ शॉप EW सिस्टम को सही दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि अगर मैं सिस्टम में नहीं होती तो ये सारे चेंजेस मेरे अंदर नहीं होते। सबसे पहली चीज तो सेफ शॉप में आने के बाद मेरी यहाँ पर सोच चेंज हुई, क्योंकि इसके पहले की सोच अलग थी और यहाँ से आने के बाद सोच अलग थी। उसके बाद हमारे अंदर खुद का एक डेवलपमेंट आया, हमारा अटायर चेंज, जो कभी ना कभी हमारा यहाँ बाहर से तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। जैसा यहाँ पर फॉरेन ट्रिप अचीव किया या कान्हा कांधागढ़, आज अगर लैपटॉप ही चला रही हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ शॉप भी है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी अपना ग्रेट EWS सिस्टम का, जो कहीं ना कहीं इतनी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो लड़की कभी भी घर से बाहर निकलने में एक हेजिटेशन होती थी, अनजान लोगों से बात करने में एक प्रॉब्लम जाती, लेकिन आज अल्लाह के करम से इतना शुक्र अदा करना चाहूँगी सिस्टम का, सीनियर का, हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का, कि इतना उन्होंने हमें सिखाया, बताया कि आज ये पावर है कि आज हम अकेले कहीं भी जा सकते हैं। इतना तो बहुत ही अच्छा है मेरे को ये सिस्टम से, जितना मेरे को यहाँ पर सीखने मिला। उसके बाद दोस्तों बैंकॉक के बाद हमारा कंपनी ऑफर चल रहा था अराउंड द वर्ल्ड। बैंकॉक में तो ऑलरेडी हमारा 15 ईयर कंप्लीट हो चुका था। तब सर ने कहा कि मैडम आपको यहाँ से कंपनी का अराउंड द वर्ल्ड ये ऑफर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब मैंने यहाँ पर 63 ईयर में यहाँ पर स्मार्टफोन में सैमसंग का यहाँ पर स्मार्टफोन अचीव किया हुआ था, 63 पेयर कंप्लीट करके। दोस्तों दोस्तों ये थी मेरी यहाँ पर बैंकॉक की पिक, जो कि वहां जाकर एक चीज आया कि कहीं ना कहीं ये दुनिया भी एक दुनिया होती है। अभी तक तो हम सिर्फ जबलपुर में थे, जबलपुर ही मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊँ तो पूरा नहीं घूमे, लेकिन वहां जाकर फॉरेन घूमना का पूरा देखा तो काफी लगा कि हाँ यार वाकई में यहाँ की दुनिया भी एक अलग दुनिया है। और कभी जो हमारे खानदान में, हमारे परिवार में कभी भी किसी ने यहाँ पर हवाई जहाज में बैठा ही नहीं। जब हम यहाँ पर हज करने जाते हैं या उम्रा पे जाते हैं, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर हवाई जहाज में बैठा जाता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्राउड की बात तो ये भी थी कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर फॉरेन घूमने का मौका मिला, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए थी। फॉरेन अगर मैंने यहाँ पर बैंकॉक टूर कंप्लीट किया हुआ था तो इससे मेरी अम्मी को छोड़कर बाकी घर में किसी को कोई खुशी नहीं थी। एक जेलिसी पन था कि कहीं ना कहीं हाँ ये बाहर भी जाए। और मेरे पापा का सिर्फ एक ही कहना था कि बेटा आप बैंकॉक जाओ, आप गोवा जाओ, आप जो भी कर रही हो करो, लेकिन इससे आपको ये चीज आपको बाहर शो आउट नहीं करनी है। तो कभी भी दोस्तों अगर मेरा बैंकॉक भी कंप्लीट हुआ था तो एक खुशी होती है कि फैमिली के साथ शेयर करना, सभी लोग टीम वाले हो गए या सीनियर हो गए घर आते हैं, लेकिन वो चीज हमें करने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि सर ने थोड़ा, क्योंकि पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपको जो भी करना है आप बाहर से करिएगा, घर में बिल्कुल किसी को नहीं लेकर आइएगा। और वाकई में दोस्तों फैमिली की तो पापा ने तो सोच समझ कर ये बोलते थे, तो मैं भी पापा की बात होती थी कि ठीक है पापा जैसा आप बोले वैसे ही करेंगे, किसी को मैं घर पर लेकर नहीं आऊंगी। दोस्तों ऐसे कर करके यहाँ पर सिचुएशन आगे बढ़ी। इसके बाद दोस्तों गोल्ड शिफ्ट के दौरान काफी चेंजेस मेरे अंदर आए और मैंने खुद ही किया, क्योंकि जैसा मेरा सलवार सूट था मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस करना है। तब मेरा यहाँ पर अटायर में चेंजेस आया, फिर मैंने यहाँ पर कोट पैंट में अपना यहाँ पर बिजनेस किया, क्योंकि मैं लोगों को देख रही थी और भी लोग थे कि कहीं ना कहीं समय के साथ चेंजेस बहुत जरूरी था। आज मेरी टीम भी बिल्डअप हो रही है, तो सलवार सूट के बाद मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कोट पैंट। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगी आपको, जब ये बात आई थी कि घर से मैं कभी भी ये ड्रेसअप में निकली ही नहीं थी। घर से मेरा यहाँ पर मैं नकाब ओढ़कर निकलती थी। उसके बाद कोई भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर मैं वहाँ नकाब ओढ़ती थी, फिर मैं यहाँ पर और ड्रेसअप में महाकौशल चैम्बर या जहाँ मीटिंग होती थी फिर मैं वहाँ पर पहुंचती थी। तो मैं घर से कभी भी ऐसे ड्रेसअप में नहीं निकलती, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं निकलूंगी तो इसको लेकर 4 बातें और होंगी। इसी कर करके कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ था 28 फरवरी 2019 में।
दोस्तों जब ये फर्स्ट मेरा कंप्लीट हुआ था तो वाकई में जब मैं स्टेज में थी तब मैंने यहाँ पर अपने मामा जी को बुलाया हुआ था। जो मामा ने मेरे को यहाँ पर मना किया हुआ था जब मैं फर्स्ट ड्राइविंग में बुलाई थी, तो मैंने मामा जी को बुलाया था। उन्होंने पूरा मेरा यहाँ पर मान सम्मान देखा। अब मैं स्टेज पे थी, लास्ट में मैं उनसे मिल नहीं पाई थी, वो खुद ही उठ कर चली गई। तो दोस्तों इसके बाद जब ये शो हुआ था उसके जस्ट दूसरे दिन मामा जी का मेरे पास कॉल आता है कि मुसरत मेरे को आपसे मिलना था। मैंने कहा ठीक है मामू, अभी तो मैं फील्ड में हूँ, शाम को फ्री होकर फिर नानी के यहाँ आऊंगी। तब देखो बताने का प्रयास करूंगी कि जिस मामा ने मेरे को मना किए हुए थे तब वो खुद ही मेरे को बुलाकर मेरा बैंकॉक का अचीवमेंट देखकर, और जहाँ मैंने मानस भवन में मामा जी को बुलाया हुआ था मेरा फर्स्ट कंपटीशन देखकर, कि ऐसे भी कहीं ना कहीं मान सम्मान रहता है। ये चीज देखकर मामा ने खुद ही वहां पर 21,000 21,000 ट्रायंगल आईडी से वहां पर कहीं ना कहीं बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने खुद ही मेरे को बुलाया और कहा कि ठीक है आप बताइए इसके आगे की प्रोसेस के लिए क्या कैसे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मामू, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं आपको टीम वालों से मिला दूंगी, आप कहीं ना कहीं उनके साथ वर्किंग करिए। तो ऐसे बताना चाहूँगी दोस्तों कि मेरी उस टाइम नानी के यहाँ से कहीं ना कहीं 8 डीडी लगी हुई बैंकॉक से आने के बाद। तो वाकई में लगा कि कहीं ना कहीं दुनिया को यहाँ पर सिर्फ हमें अचीवमेंट दिखाने भर की गई है। जब हम अकेले होते तो हमारे साथ कहीं ना कहीं कोई नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम अचीवमेंट लेने लगते तो कुछ चीज दुनिया को देखने लगती है। जब मैं अकेली थी, जब मेरे को मामा की जरूरत थी, तब वो कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं थी। और जैसे ही मेरा बैंकॉक कंप्लीट हुआ, जब पहले रिकॉग्निशन में मामा जी को मानस भवन में बैठाया, इसके दूसरे दिन फिर मामा जी का यहाँ पर डिसीजन रखा कि कहीं ना कहीं मुझे ये करना चाहिए। तो हमने भी खुशी खुशी कहा कि ठीक है मामू, आप आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको तो आपके साथ बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं आपको अपनी टीम से मिला देती हूँ, आप उन्हीं के साथ बढ़िया मिलकर आगे डेवलप करिएगा। तो दोस्तों बताने के लिए प्रयास करूंगी कि यहाँ पर नानी के यहाँ से टोटल 8 दीदी लगी हुई थी। 3 मामू की लगी थी, छोटे मामू की, और 3 बड़े मामू की, और 2 लगी थी मंझले मामू की, 3 मामू। तो दोस्तों बताने का यही प्रयास है कि यहाँ पर वो लोग आए मेरा अचीवमेंट देखकर, तो मैंने भी कहा कि ठीक है मामू, चलिए ठीक है, बढ़िया स्टार्टअप करते हैं। उसके बाद दोस्तों हाँ, सेंट्रल बूट कैंप हमारा क्वालिफाई हुआ था पालमपुर का, जहाँ 19, 20, 21 अप्रैल, आज टोटली पालमपुर को 1 साल कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर भी काफी सारे सीनियर्स, और फर्स्ट टाइम वहाँ पर संजय कटोच सर से भी मिलने का मौका मिला था। काफी अच्छा लगा था पालमपुर में। ये पैराग्लाइडिंग की पीक है, वहां पर सबसे मेन चीज पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिला, जो कभी ख्वाबों ख्यालों में ही नहीं था कि कहीं ना कहीं जमीन से 2 से 3 हजार किलोमीटर ऊपर ऐसा पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा। और जब पैराग्लाइडिंग करने के लिए सबकी बारी थी, पहले तो मैंने सर को मना कर दिया कि सर मैं नहीं करूँगी, तो मैडम ऐसा मौका बार बार नहीं आता, एक बार आप ट्राई करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोशिश करती हूँ, लेकिन नर्वस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैंने यहाँ से पालमपुर बूट कैंप अचीव तो किया ही था, कहीं ना कहीं पैराग्लाइडिंग की थी। फिर एक चीज था कि सर ने बोला मैडम कैसा लगा, हमने कहा सर कोशिश तो किए हैं लेकिन काफी सारी नर्वस फील थी। तो मैंने कहा ठीक है सर, बढ़िया इसको कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जय हो 4 ऑफर निकला हुआ था। इस ऑफर में भी यहाँ से मैंने 50 पेयर कंप्लीट करके 15,000 रुपीज कैश रिवार्ड लिया हुआ था। दोस्तों बताने का यही प्रयास है यहाँ तक की जर्नी में कि सिर्फ मैंने एक चीज पे फोकस रखा कि मुझे एक रीजन क्लियर करता कि आखिर मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, अपने समाज को, सोसाइटी, यहाँ पर कुछ करके दिखाना है कि वाकई में हम लोग भी यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ सोसाइटी समाज में एक सोच है कि लोग अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो जो काम कर रहे हैं एक्चुअल मायने में वो वही बेस्ट है उनके लिए। तो यहाँ पर, और यही कारण था कि पापा ने कहा था कि बेटा आपको अपने समाज में यहाँ पर काम नहीं करना है। शुरू से आज भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि आज अगर मेरी यहाँ पर तो 5 या 1200 की कंप्लीट होने वाली टीम है, लेकिन मेरी टीम में आज मैं जहाँ काम करूँ एक भी मॉमडन नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे समाज की चीजें काफी छोटी थी, और अगर मैं उनको ही इल्जाम मनाने जाती हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा बिजनेस यहाँ पर दांव पर लग जाएगा। क्योंकि पापा ने जिस अगर उससे मना किया है, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज से उतरना ही था। दोस्तों ऐसा कर करके काफी यहाँ पर स्टार्टअप किया था, और आज काफी सारे चेंजेस है, और आज एक शॉप के माध्यम से ही ये चीज है कि यहाँ पर मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। ये तो कंडीशन तो ऐसी थी कि
कभी घर से निकली नहीं थी तो क्या मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, गाड़ी चलाना। आज अगर वाकई आपको बताती हूँ, अगर फुल स्टॉप में नहीं होती तो आज मैं एक मोबाइल भी नहीं चला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कहीं, यहाँ का ऐसा माहौल ही नहीं है कि कहीं ना कहीं हम ये चीज अचीव करें। बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सिस्टम को, जिसने हमारे अंदर सबसे पहले चीज तो सोच बदली कि वाकई में मुझे तुम ये सारी चीज कर सकती हो। उसके बाद दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी मिस्टर फैजुर रहमान सर से। हमारी यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग में मुलाकात हुई थी। तब यहाँ पर अम्मी पापा को मैंने यहाँ पर बताया हुआ था कि कहीं ना कहीं अपने समाज से एक सर है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डायमंड है। यहाँ पर जब बताया और सर से वहाँ पर मिलने का भी मौका मिला, तब जाकर कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, हमारे समाज के भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। और सर के साथ वहाँ पर काफी कुछ सेशन भी लिया, सब कुछ बताया। और घर आकर ये चीज अम्मी पापा को बताई तो अम्मी पापा को भी लगा कि ठीक है, कर रही हो, बस आगे करते जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना कि कहीं ना कहीं समय आपका बहुत निकला जा रहा है। तो मैंने सिर्फ अम्मी को यही कहा कि अम्मी, जहाँ इतना समय आपने दिया वहाँ पर कुछ समय और अगर हम निकले हैं बाहर कुछ करने के उद्देश्य से तो डेफिनेटली हम वो चीज आपको करके दिखाएंगे। सिर्फ एक ही चीज समझी दोस्तों कि मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे को समझती थी। पापा भी मेरे साथ थे, लेकिन पापा क्या है ना कि जब बाहर के लोग उनको अप्रोच करते थे, बोलते थे, तो पापा वहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाते, लेकिन अम्मी हमेशा ऑलरेडी हमारे साथ थी। और इसी का कारण है कि आज कहीं ना कहीं अम्मी पापा के सपोर्ट मैं अभी तक इस सिस्टम में बनी हुई हूँ। नहीं तो आज बाकी और भी सिस्टर है, उनको भी इतनी परमिशन, इतनी छूट नहीं थी कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल गई। लेकिन आज अल्लाह का, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी, उसके बाद अपने अम्मी पापा का और देन हमारे सीनियर्स का, जिनके सपोर्ट के कारण आज कहीं ना कहीं यहाँ तक, इस लेवल तक मैं पहुँच पाई हूँ। और आगे का दोस्तों टारगेट जैसा मेरा टोपास का है, आफ्टर लॉकडाउन, विद इन 2 मंथ, लॉकडाउन के 2 महीने बाद एज अ टारगेट टोपास का यहाँ पर कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सुना और काफी डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुसर्रत जी। थैंक यू सर। ये बंद कीजिए ना स्क्रीन। हाँ ठीक है, हाँ स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। ओके, सर कटिंग हूँ ना, हो गया। थैंक यू मुसर्रत जी। थैंक यू सर। आ रही है आवाज मेरी? जी सर जी। ओके, थैंक यू मैडम। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हर सक्सेसफुल, हर एक अचीवमेंट लिए हुए शख्स की अपनी एक अलग स्टोरी होती है, और ऐसी ही एक स्टोरी आज हम सुन रहे थे। ये निश्चित रूप से कड़ी परिश्रम का एक, मुसर्रत जी एक उदाहरण है, और एक बहुत अच्छा हम सब के लिए सीख है कि जो लोग बहुत सारे अच्छे कंडीशन में होते हुए भी, सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी ऐसी सफलताएं अर्जित नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुसर्रत मैडम जैसी तकलीफ में रहने के बाद भी, इतनी सारी परेशानियों को फेस करते हुए, और ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जिनको घर से भी निकलने की अनुमति नहीं थी, इस सफर को तय करना यहाँ तक वाकई हम सब के लिए, बाकी जो लोग आज सुन रहे हैं उन सब के लिए एक मिसाल है। और जैसा कि मैं बताया था मुसर्रत मैडम के बारे में, कुछ इनके बारे में इनके सीनियर ने हमसे डिस्कशन किया, और कई बार मैडम से भी मुलाकात हुई। कुछ दिन से इन्होंने घर पे भी कुछ काम से आना जाना चालू कर दिया था, तो बहुत ही मतलब इंटरनल बातें भी पता चलने लगी थी मैडम के बारे में। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैडम। ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करेंगे कि आपको और आशीष बख्शे, खूब शक्ति दे, खूब हिम्मत दे, ताकि आप और बड़ी मिसाल हासिल करें और अपने परिवार सर और आप अपने लोग की दुआ है। समाज और अपने देश को रोशन करें। तो
आज आपको पूरी जर्नी Thank you, शेयर sir. करने Thank के लिए। you. बस कैसे भी आपकी रुकावट दुआ से के हुआ, साथ है। जैसे भी हुआ रुकावट से हुआ, लेकिन पूरा कंप्लीट हुआ, है ना। ये बहुत ही अच्छी जी बात सर। थी। और मैं आपकी फोटोज बीच में शेयर करने की सोच रहा था, बूट कैंप वगैरह की। फिर मैंने पवन जी को इनवाइट कर लिया था, तो वो भी कुछ आपके बारे में बताएं। काफी जो बातें जो हमें नहीं पता थी उन्होंने शेयर किया। यस सर। तो मैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज हम ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करेंगे। जी सर। कल थैंक फिर यू। 11 बजे मिलेंगे। और मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मुसर्रत मैडम को उनकी इस जर्नी शेयर करने के लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां मिलनी चाहिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। अगेन थैंक यू, लॉट्स थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम। प्रिया मैडम सर जी। बेट्स